तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें आगे, है ना, पिछले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाए कि एक पार्टिकल है, वो सर्कल में घूम रहा है और वो सर्कल में v स्पीड से घूम रहा है, और ये जो स्पीड है बच्चों v v आपको बोला गया कि स्पीड है, और ये स्पीड है लगातार चेंज हो रही है, और स्पीड किस हिसाब से चेंज हो रही है कि v जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे ये जो s है ये आपको डिस्टेंस दिया गया है ना, तो ये किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पहले, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो स्पीड जो है वो फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो k है वेयर k कांस्टेंट है ना, वेयर k इज कांस्टेंट, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। फिर आपसे ये बोला गया है कि अगर ऐसा है तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है बच्चों, है ना। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा तो होगा, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है, और ओमेगा चेंज हो रहा है इसका मतलब बच्चों क्या है, आपका अल्फा भी चेंज हो रहा है, मतलब अल्फा आएगा, ओमेगा चेंज हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, है ना। तो आपसे अल्फा पूछा गया है इसमें, तो अल्फा कैसे निकालेंगे भाई। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो किसी भी टाइम टी पे अल्फा की क्या वैल्यू होगी, तो इसको चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप जानते हो कि जो अल्फा होता है बच्चों वो ए टेंजेंशियल वाला रिलेशन हमें पता है, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा आर होता है ना, मैंने बताया था। ये नेट एक्सेलरेशन के लिए नहीं होता है, ये आपका ए टेंजेंशियल के लिए होता है, यानी अल्फा जो है वो ए टेंजेंशियल बाई आर है। तो आप ए टेंजेंशियल निकाल लो तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ए टेंजेंशियल कितना है बच्चों, वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। ए टेंजेंशियल इज डी वी बाई डी टी, मतलब डी वी वेक्टर बाई डी टी नहीं है, नेट एक्सेलरेशन नहीं है, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन है, मतलब स्पीड का डिफरेंशिएशन है। तो वो आपका क्या होगा बच्चों, जो है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, है ना। और क्योंकि यहाँ पर आपका जो v है वो एज अ फंक्शन ऑफ s दिया है, तो आप dv बाई dt मत यूज करो, आप वो वाला एक्सप्रेशन यूज कर लो, वेलोसिटी मतलब स्पीड इनटू dv बाई ds, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको क्या है कि v एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस पता है, तो dv बाई ds आप निकाल सकते हो आसानी से, है ना। तो हम सबसे पहले dv बाई ds निकाल लेते हैं। तो क्योंकि हमें v पता है तो dv बाई ds कितना हो जाएगा बच्चों, ये k रूट s है तो k तो कांस्टेंट आ जाएगा, और रूट s का जो डिफरेंशिएशन होता है ये आपको बताया गया है भाई, कि रूट s का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कितना होता है, 1/2 रूट s। तो ये 1/2 रूट s हो जाएगा, मतलब रूट x होता तो 1/2 रूट x होता है, बाकी आप सॉल्व कर लेना। इसकी पावर हाफ है तो -1, और हाफ जो है वो बाहर आएगा तो 1/2, और पावर माइनस हाफ हो जाएगी तो नीचे रूट एस आ जाएगा, है ना। तो रूट एस का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एस होता है। तो ये डीवी बाई डी एस मिल गया। अगर हमें डीवी बाई डी एस मिल गया है तो हम ये वैल्यू क्या करें, यहाँ पे पुट करें, तो आपको एक्स 80 मिल जाएगा, है ना, अल्फा। तो ये है वी डीवी बाई डी एस। तो डीवी बाई डी एस आप निकाल चुके हो बच्चों, v की वैल्यू कितनी है, के रूट एस, और डीवी बाई डी एस कितना है, के अपॉन 2 रूट एस जो है बच्चों कैंसल, तो ए टेंजेंशियल की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर बाई 2। देखो ये कांस्टेंट आया, अगर ए टेंजेंशियल कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा भी कैसा होगा बच्चों, कांस्टेंट। तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए टेंजेंशियल बाई आर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों के स्क्वायर बाई 2r, है ना, क्योंकि ए टेंजेंशियल के स्क्वायर बाई 2r है, के स्क्वायर बाई आर है, तो 1/k² बाई 2 है, और डिवाइड बाई आर कर दो आप, तो ये अल्फा आ गया k² बाई 2r। और ये अल्फा कैसा है बच्चों, ये अल्फा कांस्टेंट है, देखो आप, क्योंकि k भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, और 2 भी कांस्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप से अगर सवाल पूछे जाए तो आपसे अल्फा निकालने को बोले, या फिर आपको बोले कि किसी टाइम पर आप क्या बताओ, फाइनल ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बताओ, तो आप ओमेगा ही बता सकते हो। यहाँ पे देखो अल्फा कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन लगा लेना, फाइनल ओमेगा इक्वल्स टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी। अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो सर्कुलर वाली। तो वैसे सवाल पूछे जाएंगे तो वो भी कर लोगे आप, है ना।
तो आई होप अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, किसी भी सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल घूम रहा होता है तो आपको पता है कि जैसे ये पार्टिकल घूम रहा है तो वहां पे लीनियर स्पीड v है, भाई घूम रहा है तो एंगुलर स्पीड ओमेगा है, मान लीजिए रेडियस r है, और अगर v इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे अल्फा भी लगेगा, है ना बच्चों, और टेंजेंशियल एक्सलेशन भी लगेगा। तो यहाँ पे ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो आर्क लेंथ भी कवर करेगा। तो यहाँ पे तीन जो है लीनियर वेरिएबल्स हैं और तीन जो है एंगुलर वेरिएबल्स हैं, तो इनके बीच में रिलेशन है, तो वो रिलेशन हमेशा आपको पता होना चाहिए। जैसे थीटा है तो थीटा क्या लिखते हैं बच्चों हम, आर्क लेंथ मतलब लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये किसका रिलेशन हो गया बच्चों, आर्क लेंथ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हो गया। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि ओमेगा ओमेगा का रिलेशन लीनियर स्पीड के साथ है, वो है v/r। वैसे ही मैं आपसे बोलूं भाई कि आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पर जो आपका अल्फा है तो आप बोल सकते हो वो डी ओमेगा बाई डी टी होता है। या फिर हमें पता है कि ये जो अल्फा है ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन आर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो बच्चों, डी वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन, मतलब स्पीड का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये स्पीड चेंज करता है, अपॉन आर। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये रिलेशंस हैं जो एंगुलर वेरिएबल्स को लीनियर वेरिएबल में या लीनियर वेरिएबल्स को एंगुलर वेरिएबल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये तीनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए। हालांकि हम पढ़ते हुए आए, बस मैंने यहाँ पे एक जस्ट रिवीजन दे दिया आपको, तो इसको ऐसे रिवाइज कर लेना है ना बच्चों। अब आप ध्यान से देखो तो कोई भी पार्टिकल बच्चों इस तरीके से जब सर्कल में घूम रहा होता है, अब मान लीजिए कि वो लीनियर स्पीड v से घूम रहा है, ए टेंजेंशियल एटी है ना, ओमेगा, ये ओमेगा है। तो आपसे किसी भी टाइम पे मान लीजिए कि इनिशियली वो क्या कर रहा था, जीरो से स्टार्ट किया, तो किसी भी टी टाइम में ये ओमेगा की क्या वैल्यू होगी या लीनियर स्पीड की क्या वैल्यू होगी, और मान लीजिए कि अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। तो जब भी बच्चों अल्फा कांस्टेंट होता है ना, तो आप लीनियर वेरिएबल्स को निकालने के लिए डायरेक्ट इसको स्ट्रेट लाइन में मान सकते हो। आप ऐसे मान लो, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है इसका मतलब एटी कांस्टेंट है, तो आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि इस सर्कल के पार्ट को आप ऐसे स्ट्रेट लाइन में मान लो। तो आपका ये इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ पे u ले लिया जाए t इक्वल टू 0 पे, तो उसमें at जो है वो कांस्टेंट लग रहा है, तो किसी भी टाइम पर t टाइम पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी v, वो आप लिख सकते हो इस तरीके से, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू टी, है ना। तो आप ऐसे डायरेक्टली ट्रिक लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये डायरेक्शन भले ही चेंज कर रहा हो, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज आप ऐसा लिख सकते हो। हालांकि ये आ जाता है अगर आप एंगुलर वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करो। सोचो ओमेगा फाइनल, आप क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, है ना, वहीं से ये आ जाएगा। लेकिन इसको मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ क्योंकि ये हम समझ में आता है कि इसको ऐसे ट्रिक की तरह यूज भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी अपॉन रेडियस। इनिशियल ओमेगा क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन रेडियस। अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, एटी बाई आर इंटू टाइम। तो आर आर तीनों जगह से कट गया, तो ये आपका इक्वेशन वैसे ही बन गया ना। ये तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैं आपको बोल रहा था। तो आप इसको लीनियर मान के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ए टेंजेंशियल कांस्टेंट होगा, और किसी भी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी स्पीड है, तो ये आप इस तरीके से डायरेक्टली इक्वेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि अल्टीमेटली आता उससे यही है। तो स्पीड के लिए ये बच्चों ऐसा नहीं लिखा है मैंने, ये वेलोसिटी वेक्टर नहीं है, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर नहीं है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं है, टी नहीं है, मतलब ये वेक्टर्स में नहीं लिखा गया है। तो ये वेक्टरली लिखना गलत है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कैसे लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड वाले रिलेशन लगते हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज आप इनको निकाल सकते हो, लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में भी कई सारे सवाल परफॉर्म कर सकते हो। नहीं है तो फिर आप ऐसे ही लिखो, बाद में उसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली वैसा ही वो आ जाएगा ना। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसी चीजें यूज होती रहती है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक चीज मैं और आपको समझाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि यहाँ पर इस तरीके से एक सिचुएशन दी गई है कि मान लीजिए कि एक रॉड है, रॉड को आपने एक पॉइंट पे हिंज कर दिया और इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे रोटेट किया जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया। किसी टाइम पे रॉड जो है वो ऐसे रोटेट करके ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ए पॉइंट जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा और बी वाला जो पॉइंट है बच्चों यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर आप दोनों के लिए देखें तो मैं आपसे बोलूं कि ए पार्टिकल ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया और बी पार्टिकल ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप बता सकते हो भाई
ए पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जितना एंगल ए ने कवर किया है उतना ही एंगल बी ने कवर किया है। देखो, तो दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर डिस्टेंस का बोलो कि दोनों में डिस्टेंस बराबर है कि अलग अलग है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो बी है इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि इसकी जो आर्क लेंथ है, डिस्टेंस कवर्ड बाई बी, वो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, थीटा ऑफ बी इंटू आर। लेकिन इसकी रेडियस जो है बी वाले की वो ज्यादा है और ए वाले पॉइंट की रेडियस क्या है बच्चों, कम है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ए रेडियस वाले का जो डिस्टेंस आर्क लेंथ कवर्ड है वो लेस देन बी रेडियस वाले का डिस्टेंस है, कम होगा, है ना। तो भले ही यहाँ पर एंगुलर वेरिएबल सेम है, लेकिन देखो लीनियर वेरिएबल अलग अलग है। वैसे ही अगर आप सोचो कि मैं आपसे पूछूं कि ओमेगा क्या होगा दोनों के लिए, तो क्योंकि सेम एंगल सेम टाइम पे कवर कर रहा है, तो ओमेगा ऑफ ए इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ बी। बट अगर मैं बोलूं कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, तो दोनों में अंतर है, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो ओमेगा तो होता है वी बाई आर, है ना बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ओमेगा जो है अगर वो वी बाई आर है, तो वी जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा इंटू आर। तो जिसकी रेडियस ज्यादा है, दोनों का ओमेगा बराबर, तो जिसकी रेडियस ज्यादा उसका जो ओमेगा है वो भी ज्यादा होगा। तो ओमेगा ऑफ बी इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ ए, सॉरी ओमेगा लिख दिया मैंने, v ऑफ वेलोसिटी स्पीड ऑफ b पार्टिकल इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ a पार्टिकल। स्पीड अलग अलग है, देखो फिर से लीनियर वेरिएबल अलग है, जबकि आपके एंगुलर वेरिएबल जो है बच्चों वो सेम है। वैसे ही आप चाहें तो इसके लिए भी देख सकते हो कि अल्फा ऑफ ए पार्टिकल, अगर ये भाई ओमेगा लीनियरली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो दोनों के लिए अल्फा सेम होगा, अल्फा ऑफ ए इक्वल्स टू अल्फा ऑफ बी। बट यहाँ पर जिसकी रेडियस ज्यादा उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि अल्फा आर होता है ना, ये भी हमें पता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए। और अगर आप ध्यान से देखें तो रेडियल एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो भी तो कितना होता है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर आर। तो जिसका आर ज्यादा है उसका रेडियल एक्सेलरेशन भी ज्यादा है। तो रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ ए। जब किसी पार्टिकल के दोनों एक्सेलरेशन ज्यादा है, टेंजेंशियल भी और रेडियल भी, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है बच्चों कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ बी भी किससे ज्यादा होगा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो देखो लीनियर वेरिएबल में यहाँ पे डिफरेंस है, जबकि एंगुलर वेरिएबल्स में डिफरेंस नहीं है। तो मैंने आपको पहले कई सारी सिचुएशन बताई जहां पे लीनियर वेरिएबल सेम थे, बट वहां पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा था एंगुलर वेरिएबल्स। लेकिन इस सिचुएशन में एंगुलर वेरिएबल सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस है जो हमें किससे समझ में आते हैं, लीनियर वेरिएबल्स। इसलिए बच्चों एंगुलर वेरिएबल्स को लीनियर वेरिएबल्स में और लीनियर वेरिएबल्स को एंगुलर वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारी सिचुएशंस जो है वो लीनियर वेरिएबल समझाती हैं और कई सारी सिचुएशन जो है वो एंगुलर वेरिएबल समझाती हैं। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अच्छा देखिए स्टूडेंट, एक चीज और मुझे आपको बताना है, हालांकि ये ज्यादातर बाद में चल के रोटेशन में बहुत काम आएगा, लेकिन अभी आप ऐसा सीख लें, बाद में आपको समझाया भी जाएगा। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास बच्चों एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी हम मानते हैं, है ना, मतलब जो रोटेशनल मोशन है उसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी कहा जाता है। तो रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है बच्चों जिसके दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होती, है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड body in which the distance between two points can never change। तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में दो बॉडीज के बीच में कभी भी, एक बॉडी के दो पॉइंट्स के बीच में कभी भी उसकी डिस्टेंस चेंज ना हो, उसी को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं बच्चों, है ना। तो जैसे रॉड हो गई, आपका कोई भी सॉलिड पार्ट हो गया, आयरन का मेटल पीस हो गया, ये सब रिजिड बॉडी है। हालांकि मैं आपसे बोलूं कि परफेक्टली रिजिड बॉडी तो पॉसिबल ही नहीं है, इस ब्रह्मांड में है ही नहीं कि आइडियल रिजिड बॉडी की बात करें, क्योंकि जब आप किसी पे फोर्स लगाते हो उसमें कुछ ना कुछ जरूर चेंज आता है, डिप्रेशन आता है। ये हम इलास्टिसिटी में ही पढ़ेंगे, भले ही बहुत कम होता है, लेकिन हम जिसमें बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे मेटल के पीसेस हैं या फिर रॉड वगैरह हैं, तो उनमें हम लगभग ये मान लेते हैं कि वो रिजिड बॉडी जैसी बिहेव करती है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम।
लेकिन एक्चुअली रियल में आइडियल जो रिजिड बॉडी है वो हमारे यूनिवर्स में नहीं पाई जाती, ये आप समझे। अच्छा, कभी कभी बच्चों को ये रहता है कि उनसे सवाल पूछ लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग रिजिड बॉडी है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ह्यूमन बीइंग जो है वो रिजिड बॉडी में नहीं आते। क्योंकि सोचो, देखो, दो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो दूरी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो रिजिड बॉडी कहलाती है ना। अब आप देखो, उंगली, मेरी उंगली पे एक पॉइंट है और मेरे थंब पे एक पॉइंट है, तो मैं थंब और उंगली के दोनों के बीच की दूरी चेंज कर सकता हूं, देखो। तो हमारी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल है, नॉट अ रिजिड बॉडी। हम अपने दो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की, बॉडी के दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो रिजिड बॉडी नहीं है, तो ये बात भी आप याद रखना। ह्यूमन बीइंग is not a rigid body, is not a rigid body। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, रिजिड बॉडी मतलब किसी भी दो पॉइंट्स की दूरी चेंज नहीं होती। उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो फैक्ट यहाँ पे समझे, वो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था आपको, कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी है और उसको आप ओमेगा से रोटेट कर रहे हो, मान लो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। तो बच्चों, अगर मान लीजिए कि मैं बोलूं कि ये जो दूरी है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे ए पॉइंट की दूरी x है, और लेट सपोज बी पॉइंट की दूरी, इसको x1 मान लो, और बी पॉइंट की दूरी जो है वो x2 है। तो अगर मैं पूछूं कि बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, भाई ओमेगा ऑफ ए तो ओमेगा ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कितना होगा बच्चों, यहां पर ओमेगा इंटू x1। तो आप चाहें तो ओमेगा ऑफ ए निकाल सकते हैं। ओमेगा ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन x1। तो वेलोसिटी ऑफ ए तो ओमेगा x1 है, अपॉन x1, तो x1 कैंसिल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओमेगा ऑफ ए पार्टिकल जो है वो भी किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, तो वो आ रहा है। वैसे ही ओमेगा बी भी आप निकाल सकते हो, इसकी जो वेलोसिटी है वीबी, वो आप लिख सकते हो ओमेगा इंटू x2। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा ऑफ बी, तो वो भी कितना आएगा बच्चों, वीबी अपॉन एक्स टू, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा x2 बाई x2। तो इसकी यानी एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आपका, उसके रेस्पेक्ट में ए पार्टिकल की एंगुलर स्पीड भी ओमेगा है, बी पार्टिकल की भी एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा है। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओमेगा ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बी, देखो देखो, ओमेगा ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कितना होगा, सोचो आप। तो ओमेगा ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बी को आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस, भाई ऐसे ही तो लिखेंगे हम। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ए बी के डिस्टेंस, तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 लिख दो। va कितना है बच्चों, देखो आप, va, तो अगर आप va देखेंगे तो va हो जाएगा कितना बच्चों, ओमेगा x1 माइनस ओमेगा इंटू x2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो देखो बच्चों ये कितना आएगा, भाई यहां से ओमेगा बाहर ले लो, तो यहाँ पे x1 माइनस x2 हो गया डिवाइड बाई x2 माइनस x1 हो गया। तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही होंगी, भले ही नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव आ रहा है तो उसको मॉड लेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है बच्चों वो कितना आ जाएगा आपका, ओमेगा के बराबर। देखो, ओमेगा के बराबर, यानी मैंने जब ए के रेस्पेक्ट में बी को देखा या बी के रेस्पेक्ट में ए को देखा रिजिड बॉडी में, तो भी कितना आपको एंगुलर मिलता है, एंगुलर वेलोसिटी मिलती है, स्पीड मिलती है, वही मिलती है जो एक्सिस के अबाउट है। यानी कि रिजिड बॉडी में हर पॉइंट का एंगुलर स्पीड किसी भी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में बच्चों हमेशा सेम रहती है, दैट इज ओरिजिनल ओमेगा। यानी कि आप सोचो कि अगर मेरे पास एक व्हील है जो रिजिड बॉडी है, ऐसे व्हील है जो रिजिड बॉडी है, तो आप सोचो ये ऐसे व्हील जो है रोटेट भी कर रहा होता है और आगे भी जाता है, इसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं, मतलब प्योर रोटेशनल मोशन होगा ये हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में, है ना। तो यहाँ पे वो ओमेगा से भी घूम रहा होता है और वी से आगे भी चल रहा होता है, क्योंकि व्हील घूमता भी है और आगे भी जाता है।
तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, तो इसको प्योर रूलिंग बोलते हैं। तो रोलिंग मोशन हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा कि आप कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो आप किसी भी पॉइंट का, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ, तो उसका आंसर भी ओमेगा आता है। हालांकि वहां पे प्रूफ करा देंगे आपको, अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारा वेलोसिटी वेक्टर वगैरह डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, तो अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ओमेगा ऑफ डी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो वो भी ओमेगा ही आता है। तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि रिजिड बॉडीज में किसी भी पॉइंट का एंगुलर स्पीड जो है किसी भी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो हमेशा सेम होता है, एंड इट इज इक्वल टू द रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी के बराबर ही आएगा। तो कहने का ये मतलब है ना, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ करके बताया, बाकी इसको भी प्रूफ कर देंगे जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। रोलिंग मोशन आप सीख जाओगे तो हम वहां पे भी इस चीज को बता देंगे ना। तो रिजिड बॉडी में हमेशा याद रखना बच्चों, किसी भी एक पॉइंट का जो एंगुलर स्पीड है वो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो बच्चों, वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब सेम वैल्यूज होती है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ वन पॉइंट of rigid body with respect to any other point on same rigid body is always same। तो वो हमेशा एक जैसा ही होता है, सेम ही होती है, चाहे किसी भी पॉइंट का आप एंगुलर स्पीड निकालो किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ना। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, कभी कभी यूज में आ जाता है, आगे जाके रोटेशनल मोशन में ज्यादा यूज में है। तो बच्चों अब आप हेडिंग डालें, जो हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए कि भाई कोई भी ऐसे मान लो कि पर्टिकुलर ऐसा कोई पाथ जो है बच्चों, कोई पार्टिकल इस तरीके का एक पाथ जो है वो फॉलो कर रहा है, इस तरीके का एक पाथ फॉलो कर रहा है। तो अब आप ध्यान से देखो तो इस पूरे पाथ में आप किसी पॉइंट पे देखो तो जो पाथ का कर्व है वो अलग अलग है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बहुत ज्यादा कर्वीनेस है, घुमाव, कर्वीनेस का मतलब घुमाव, कहाँ ज्यादा घुमाव है, यहाँ पे कम घुमाव है, यहाँ पे बहुत ज्यादा घुमाव है, जल्दी से टर्न आ जाएगा, है ना। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना बच्चों। तो कितना घुमाव है, ज्यादा है कम है, कर्वीनेस कितना है पाथ का, उसको निकालने के लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज करते हैं ना। अब ये मत समझना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सिर्फ सर्कुलर मोशन में यूज करते हैं, नहीं, सर्कुलर मोशन एक्चुअली में एक ऐसा पाथ है जिसके हर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है, क्योंकि उसका एक ही रेडियस होता है। तो जो उसका रेडियस होता है वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि हर पॉइंट सर्कल में हर पॉइंट का जो कर्व है वो सेम रहता है, कर्वीनेस घुमाव जो है वो सेम रहता है। तो सर्कल एक स्पेशल पाथ हो गया, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन सर्कल द रेडियस ऑफ कर्वेचर आरसी से डिनोट करते हैं बच्चों इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ईच एंड एवरी पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ईच एंड एवरी पॉइंट is same, therefore curviness also same। कर्वीनेस मतलब बच्चों जो आपका क्या है, घुमाव है, तो इसका घुमाव हर जगह पे सेम होगा, कर्वीनेस इज ऑल्सो सेम। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये कर्वीनेस जो है ये कितना ज्यादा घुमाव है कितना कम घुमाव है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। छोटा अभी ये सर्कल है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, मान लो ये छोटा सर्कल होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसमें जल्दी पार्टिकल घूमता है, जल्दी, इसमें धीरे धीरे, तो यहाँ पे घुमाव ज्यादा है, यहाँ पे घुमाव कम है। यानी जो आपका बच्चों कर्वीनेस ऑफ पाथ होता है, कर्वीनेस ऑफ पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यह याद रखना। तो जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा वहां घुमाव कम होगा, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा वहां घुमाव
ज्यादा होगा, तो कर्वीनेस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऐसा मत समझो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्कुलर पाथ के लिए वैलिड है, नहीं। सर्कुलर पाथ में तो स्पेशल केस बन गया कि हर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है, मतलब कर्वीनेस सेम होता है। लेकिन कोई भी ऐसे कर्व्ड पाथ है तो आप वहां पे एक छोटा सा सेक्शन लो बच्चों, देखो एक छोटा सा सेक्शन लो तो ये आर्क बनाएगा। अच्छा, इस आर्क को अगर आप सर्कल का फॉर्म देंगे तो यहाँ पे ये इसका लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर माना जाएगा। अब जैसे इस वाले पॉइंट की बात करो तो इसमें घुमाव ज्यादा है, तो देखो इसका जो सर्कल बनेगा बच्चों ये बड़ा ही छोटा बनेगा, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इसलिए यहाँ पे कर्वीनेस ज्यादा है इस वाले पाथ के पॉइंट पे, क्योंकि रेडियस ऑफ लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर कम आ रहा है। अगर हम इसको एक आर्क मान के सर्कल बनाए तो ये इसमें कर्वीनेस जो है बच्चों वो ज्यादा है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो कर्वीनेस जो है वो कम है, मतलब कम घुमाव है ना। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि कर्वीनेस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसी भी पाथ में किसी पॉइंट पर अगर हमें घुमाव पता करना है, ज्यादा ही कम है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना आना चाहिए। अब ये जो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसकी अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दो तरीके हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के। दो तरीके क्या है? एक तो बाय मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हो। तो अब हालांकि मैथमेटिक्स में कोर्स में नहीं होता, लेकिन कई बार मैथ्स वाले सर इसको पढ़ा देते हैं। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लो ये जो पाथ है ये इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, टू डायमेंशनल पाथ है, तो यहाँ पे कोई भी वाई जब है फंक्शन ऑफ एक्स अगर दिया होगा तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का मैथमेटिक्स से तरीका, मैं फॉर्मूला सिर्फ लिखवा रहा हूं, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, सिर्फ कई बार बच्चों को बताने के लिए मैं बता देता हूँ ना। तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2, अगर आपको मैथ्स में बताया गया तो वेरी गुड, और नहीं बताया गया तो सिर्फ फॉर्मूला आप देख लें, और अगर आपको ध्यान में रह जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कोई भी वाई एक्स कर्व है और वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, तो मैथमेटिक्स से आप ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करके उसका स्क्वायर, फिर पूरी पावर 3/2 अपॉन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन हो गया। हालांकि हम इससे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम जो फिजिक्स में कैलकुलेट करेंगे तो बाई फिजिक्स इसको कैलकुलेट करेंगे। अब फिजिक्स से कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों? तो होता क्या है कि अभी हमने देखा कि कोई भी पार्टिकल अगर एक पर्टिकुलर सर्कल में घूम रहा हो बच्चों इस तरीके से, तो यहाँ पे हमने देखा था कि उस पार्टिकल का एक एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम ए परपेंडिकुलर या फिर ए रेडियल बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या होती थी बच्चों? वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे देखो ये ए परपेंडिकुलर जो है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर का एक्सेलरेशन है, और ये अपॉन आर। तो यहाँ पे ये जो आर है यही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो सोचो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला लगेगा? आरसी इधर आ गया, तो ये वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर या वी स्क्वायर अपॉन ए रेडियल, जो भी आप बोलना चाहो। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे। देखो अब ये सर्कल की बात है, किसी भी कर्व्ड पाथ में इसको कैसे लगाएंगे? तो कोई भी बच्चों ऐसा कर्व्ड पाथ है, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो ये v है, और यहाँ पर भाई जो है आपका एक्सेलरेशन किसी एंगल पर है, तो ऐसे पाथ में घूम रहा है, तो ये कोई सर्कुलर पाथ नहीं है। बट अगर ये एंगल थीटा पता है तो आप वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के पैरेलल और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन के कंपोनेंट कर सकते हो। तो ये आपका ए पैरेलल होगा, या फिर इसी को ए टेंजेंशियल बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो ए परपेंडिकुलर या फिर ए रेडियल होगा। तो यहां से देखो बच्चों, अगर आपको ए परपेंडिकुलर पता है और ये वी पता है, तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या लगा सकते हो आप? वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप कर्व के किसी भी पॉइंट पर क्या निकाल सकते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वहां पे वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर आ जाएगा तो वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर का रेशियो ले लो। जब ये रेशियो निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फिजिक्स में तरीका है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, और ये मैथमेटिक्स का तरीका है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही अच्छा है, बाकी नहीं भी याद है तो आपका काम फिजिक्स में चल जाएगा। फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, है ना। तो आई होप आपको बच्चों ये जो पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा। देखिए बच्चों इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि लेट सपोज आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया कितनी रफ्तार से भाई? 10√2 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो ये पार्टिकल जो है वो ऐसे
प्रोजेक्टाइल करेगा, आपको पता है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि देखो ये पैराबोला पाथ है, हमने पढ़ा है, क्या इसके हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है? आप सोचो भाई, सर्कल के हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है, पैराबोला के हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होता है। तो आपसे ये पूछा गया कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू बताना है। तो हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे कहां है भाई, यहां पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसके आपको पता है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, वाई वाला। और अगर हम यहां देखें तो वी वाई हॉरिजॉन्टल 0 होगा, और जो सॉरी वर्टिकल जो है वो वी वाई 0 होगा और हॉरिजॉन्टल होगा, और हॉरिजॉन्टल इसके बराबर होगा, ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, कौन बच्चों, वेलोसिटी। तो अगर हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, अगर ये एक सर्कल का पार्ट मान ले, तो इसमें देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन जी बच्चों, वो तो नीचे ही है। तो एक्सेलरेशन और इस पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो दोनों ही परपेंडिकुलर है आपस में। तो ए परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत ही नहीं भाई, जो जी है वही आपका ए परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो इसके जब सॉल्यूशन करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना बड़ा ही आसान है। तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जानते हो कि भाई v स्क्वायर करो और उससे परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ए परपेंडिकुलर निकालो। इसमें ये नहीं करना बच्चों, v परपेंडिकुलर अपॉन g नहीं है, v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लेना है, एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, जैसे आगे आने वाले सवाल में आएगा। अभी तो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे v जो है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर जी है, तो जी की वैल्यू जो है बच्चों वो भी 10 ले लो, तो ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 मीटर। यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस क्वेश्चन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 10 मीटर होगा। बोलिए बच्चों, क्लियर है ये सवाल? तो देखिए बच्चों, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो लेट सपोज हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया गया विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, और लेट सपोज जो एंगल पे थ्रो किया गया वो 53 डिग्री है। तो आपको पता है कि ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगा, है ना। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया भाई कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर आफ्टर 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब जहां पार्टिकल होगा इस पाथ में उस जगह पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या है 1 सेकंड के बाद। तो देखो बच्चों, 1 सेकंड के बाद जो है वो कैसे निकालेंगे। पहले तो आप ध्यान से देखो कि 1 सेकंड पे ये जहां पे भी हो, यहाँ पे है मान लो पार्टिकल, तो स्पीड क्या है ये निकालने पड़ेगा ना, क्योंकि v स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर करना है। तो देखो इसका x कंपोनेंट कितना हो जाता है बच्चों, अगर 50 का ये लेंगे x कंपोनेंट तो ये हो जाएगा 50 cos वो, तो ये 30, और ये 50 sin 53, तो ये हो गया बच्चों 40 वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, ये है, और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वी वाई निकाल लो भाई, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस यू वाई माइनस जी टी। तो 1 सेकंड की बात है, तो y का जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 30। तो मतलब वी वाई भी आपका बच्चों 30 आ गया। मतलब ये जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी, ये आपका हो जाएगा 30√2। तो नेट वेलोसिटी बिकम्स 30√2 आफ्टर 1 सेकंड, जो भी ये पाथ का पॉइंट है। अब हमें निकालना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्सेलरेशन का। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी नहीं लेना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है बच्चों, वो तो जी लग रहा है डाउनवर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं लेना है, ये v, ऐसा मत सोचना बच्चों कभी भी। अगर आप ऐसा फॉर्मूला लगा लो तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। आरसी इज इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन ए, ये फॉर्मूला जो है ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। हमें v अपॉन ए परपेंडिकुलर करना है, v स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। तो a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नेट वेलोसिटी से निकालना है। तो देखो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, अच्छा ये 30, ये 30, तो ये एंगल 45। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसके परपेंडिकुलर अगर हमें ये a परपेंडिकुलर चाहिए कंपोनेंट, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा बच्चों। तो a परपेंडिकुलर हो जाएगा g cos 45, g cos 45। तो g cos 45 हो जाएगा 10/√2, 10/√2। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर 1 सेकंड कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, v स्क्वायर, तो नेट वेलोसिटी का वैल्यू है 30√2 का होल स्क्वायर,
डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर, तो 10/√2, तो ये हो जाएगा 900 इंटू 2, है ना बच्चों, √2 और 3 का स्क्वायर अपॉन 10, और √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 0 और 0 कैंसल, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों वो कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, तो 180/√2 है ना, देखो 90 इंटू 2 जो है वो 180 हो जाएगा, तो 180/√2 मीटर। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने ये सवाल कैसे किया। तो देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे ये हो सकता है कि आपको बोले कि वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया गया हो 3i कैप प्लस 4j कैप, और आपको एक्सेलरेशन वेक्टर दे दिया हो, तो बोला किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो आई कैप है और ये जे कैप है, तो आपको बोला गया कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में भी दे देते हैं और फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछ लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो आपको ए पैरेलल ए परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। ए पैरेलल का मतलब एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वी की डायरेक्शन में। अब बच्चों यहाँ वेक्टर है, अगर आपको याद हो तो वेक्टर में मैंने सिखाया है किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना। मतलब अगर सोचो आप कि अगर ये आपका वेलोसिटी है और ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है ए पैरेलल जो कि ए कॉस थीटा है, और एक कंपोनेंट है ए परपेंडिकुलर, है ना बच्चों। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अगर इसको निकालना है तो ए कॉस थीटा, अगर आप ए और वी का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए डॉट वी कर दो, तो इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू कॉस थीटा। तो जो आपका ए पैरेलल है बच्चों वो ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू तो यहां से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, और यहाँ पे डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी कर दो, तो ये ए कॉस थीटा बचेगा, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करो तो आपको ए पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा, इसका डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4, डिवाइड बाई ए का जो है क्या बच्चों, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, ये नहीं बच्चों वी है, वी है ना, वी को डिवाइड करोगे ना, तो वी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा, है ना। तो v जो है मैग्नीट्यूड वो कितना है 5, तो ये आ गया बच्चों 7/5, 7/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए ना बच्चों, तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेंगे, तो देखो जो a का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, √a परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए पैरेलल का स्क्वायर, है ना। तो ऐसे ही तो होगा, ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और ए पैरेलल का स्क्वायर करें। देखिए यहाँ पे सॉल्व करें इसको, तो कैसे सॉल्व होगा बच्चों, यहाँ पे ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ पे ए पैरेलल का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या करो कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो ए परपेंडिकुलर को लिखना पड़ेगा √a स्क्वायर, ए नेट स्क्वायर माइनस ए पैरेलल का स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ए परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर, तो ए नेट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड है √2, तो √2 का स्क्वायर, तो ये बचेगा 2 माइनस ए पैरेलल स्क्वायर, तो ए पैरेलल की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर देखो आप 7/5, तो ये हो जाएगा 49/25। देखो बच्चों, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 49, तो ये 1/25 आ जाएगा रूट, तो ए परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 1/5, तो 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ए परपेंडिकुलर आ गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना आप कोई बड़ी बात नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगा दो भाई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड का स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, तो स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा 5, मतलब स्पीड 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर इज 1/5, तो दिस विल बिकम 125, तो 125 मीटर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई होप आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म भी दिया हो, तो बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें ये बोला गया कि एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद 20 मीटर पर सेकंड at an angle of 60 degree with the horizontal. Another particle is forced to move in the same path as of first particle with constant speed of 10 मीटर पर सेकंड. Find the acceleration of second particle at initial point. तो पहले तो आप क्वेश्चन समझें, कई बार ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता बच्चों को। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका बच्चों,
20 मीटर पर सेकंड से कितने एंगल पे फेंका भाई, 60 डिग्री के, तो आप जानते हो ये ऐसा पैराबोलिक पाथ लेगा। फिर उन्होंने बोला कि ये फर्स्ट पार्टिकल की सिचुएशन है। फिर उन्होंने बोला कि जैसा पाथ ये फर्स्ट पार्टिकल ले रहा है, हम वैसा ही पाथ चाहते हैं कि सेकंड पार्टिकल ले। बट सेकंड पार्टिकल जब ये पाथ ले तो उसका जो मतलब ये सेम पाथ, यही पैराबोला वो भी करे, लेकिन ये जो पैराबोला करे ये कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से करे। मतलब इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन इसकी स्पीड हमेशा सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है इसको ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें ऐसा फोर्स करना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता जाए। तो जो हमने फोर्स लगाया है उसके कारण यहाँ पे एक एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो वो एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल निकालना है इनिशियल पॉइंट पे। ये इनिशियल पॉइंट है आपका। जबकि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है तो प्रोजेक्टाइल में स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट रखी गई है। तो हमें इस तरीके से फोर्स लगाना कि पाथ तो यही ले पार्टिकल, बट कांस्टेंट स्पीड के साथ ले, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। इसमें पाथ तो ऐसा ले रहा है लेकिन इसकी स्पीड और जो वेलोसिटी डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रही है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर होगा। और इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन होगा ये आपको बताना है अगर ये ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले आप ये देखो क्या होता है। ये जब क्वेश्चन आया तो बच्चे को ये समझ में नहीं आया था कि यहाँ पे कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर का रूल है। एक्चुअली में यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये जो पाथ है और ये जो पाथ है ये बिल्कुल सेम है, पाथ इज सेम, है ना। ऐसा तो आप लिख सकते हो बच्चों, इन दोनों का जो पाथ है वो कैसा है, पाथ इज सेम। तो ऑब्वियस सी बात है जब पाथ एक जैसा है, भले ही और कुछ हो रहा हो, लेकिन अगर पाथ एक जैसा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा। तो इसके इनिशियल पॉइंट पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्टिकल के रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करो इनिशियल पे, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्योंकि जी नीचे लग रहा है बच्चों। अगर जी नीचे लग रहा है तो इनिशियल पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फर्स्ट पार्टिकल का वो कितना हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे ए परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो अगर ये 60 है तो ये 30 है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया बच्चों। तो जी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा जी cos 60। अच्छा cos 60 होता 1/2, जी होता 10, तो ये हो गया 5। तो जो आपका ए परपेंडिकुलर है वो 5 आ गया। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, मतलब फर्स्ट पार्टिकल के जो पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, उसको हम बच्चों यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, ए परपेंडिकुलर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। तो वी स्क्वायर कितना है, स्पीड कितनी है 20, तो 20 का 400 बाई 5। तो 400 बाई अगर 5 करोगे तो आप ये 80 मीटर आ जाएगा। मतलब इनिशियल पॉइंट पर फर्स्ट पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 मीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट पे भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 वो r1 के बराबर ही है, क्योंकि पाथ तो सेम है ना भाई। तो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन लग रहा होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लगेगा बच्चों। भाई इसको अगर कर्वेचर लेना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें सेकंड पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट पे पता चल गया, तो इसमें जो ए परपेंडिकुलर है वो हमें मिल जाएगा, ए परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे ए परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो सेकंड पाथ में जो ए परपेंडिकुलर ऑफ सेकंड पार्टिकल ए परपेंडिकुलर 2 वो हम निकाल लो बच्चों। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि आर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ए परपेंडिकुलर ऑफ सेकंड पार्टिकल कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, ये हमें पता है। अच्छा इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने निकाला वो कितना हो जाएगा बच्चों 80। तो ये जीरो कैंसिल, तो ये 5/4 आ गया। तो 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ए परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा इसका जो नेट एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन बोला तो नेट एक्सेलरेशन, तो हमें ए पैरेलल भी चाहिए। तो सोचो इस केस में ए पैरेलल क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट है ना सेकंड केस में। उसने क्या बोला, हम कांस्टेंट स्पीड से इसको ले जाना चाहते हैं, स्पीड में चेंज नहीं लाना चाहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल एक्सेलरेशन तो लगेगा ही नहीं, तभी तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो जो आपका ए नेट एक्सेलरेशन है वो केवल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ए परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर जो था एक्सेलरेशन जो निकालना था वो था 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चों से इसलिए क्वेश्चन नहीं बना था ये, क्योंकि वो ये रियलाइज ही नहीं कर पाए कि यहाँ पे एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज होना है। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है तो कई बार ऐसे इनडायरेक्ट सवाल आ जाते हैं जहाँ पे इनडायरेक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज हो जाता है। तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों क्लियर होगा। देखें स्टूडेंट्स, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। मतलब अभी हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, लेकिन वो एक्सेलरेशन आने का कारण क्या है, कॉस की बात करते हैं।
तो वो तो फोर्स होता है ना बच्चों। जब फोर्स को डील करने लगते हैं तो हम उसको डायनेमिक्स कहते हैं ना। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब ये क्या है भाई, तो इसमें फोर्स आप समझ गए हो कि फोर्स की चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स अगर किसी भी पार्टिकल को सर्कल करना है तो कम से कम कितना एक्सेलरेशन चाहिए। तो आपने बोला था सर रेडियल तो चाहिए ही, ए टेंजेंशियल जीरो भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड के साथ तो वो चक्कर लगाता रहेगा ना। तो कम से कम एक मस्ट एक्सेलरेशन चाहिए, बिना उस एक्सेलरेशन के सर्कल करने वाला नहीं है पार्टिकल। तो मस्ट एक्सेलरेशन क्या था, जो एक्सेलरेशन चाहिए ही सर्कल के लिए, उसको हमने नाम दिया था बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप खुद सोचो, ये एक्सेलरेशन आया है तो अगर एक्सेलरेशन आया है तो इसका मतलब फोर्स भी होगा, बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन आता नहीं है ना। इसका ऐसा मतलब थोड़ी ना कि एक्सेलरेशन है इसलिए फोर्स है, नहीं बच्चों, फोर्स होगा तभी एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि बेसिक कॉज ऑफ द एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स होता है। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं आता, भले ही हम एक्सेलरेशन पहले पढ़ते हैं, लेकिन फोर्स होता है, इस वजह से एक्सेलरेशन आता है। इसका मतलब अगर किसी पार्टिकल को सर्कल में घूमना है तो सर्कल में घूमने के लिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो उस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, और ये मस्ट रिक्वायर्ड फोर्स है, मस्ट रिक्वायर्ड फोर्स। इसके बिना सर्कल पॉसिबल नहीं है, इसके बिना सर्कल पॉसिबल नहीं है। तो मस्ट रिक्वायर्ड जो फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स है सर्कल कराने के लिए, उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया बच्चों, मस्ट रिक्वायर्ड फोर्स, जो कम से कम सर्कल चलाने के लिए चाहिए, तो उसको हमने बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर मैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं एफसी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, मास ऑफ द बॉडी, जो पार्टिकल घूम रहा है उसका मास इनटू न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो, इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मास इज इक्वल्स टू एम वी, मास इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता है वी स्क्वायर बाई आर होता है। या फिर ओमेगा के टर्म्स में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आर होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सिर्फ मास से इनटू कर दो तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। मतलब कम से कम इतना फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर ताकि ये पार्टिकल सर्कल में घूम पाए। अब सोचने वाली बात ये है बच्चों कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का नया प्रकार का फोर्स है कि ये कुछ पुराने ही फोर्सेस हैं जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो इस तरीके से एक्ट करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की फुलफिलमेंट करते हैं। तो बच्चों एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नए प्रकार का फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल जितने फोर्स हमने पहले पढ़े ना, वही फोर्सेस हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करना चालू करते हैं तो पार्टिकल सर्कल में घूमना चालू करता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक रोप से एक स्टोन को बांध दो और रोप को ऐसे घुमाओ, तो स्टोन भी ऐसे घूमेगा, चारों तरफ सर्कल करेगा। इस स्टोन को घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए ना। सेंट्रीपिटल देने का काम कौन कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल एक नया फोर्स है, हवा में आ गया क्या फोर्स, नहीं, यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह टेंशन काम कर रहा है। टेंशन फोर्स, रोप में टेंशन है, वो सेंटर की तरफ लग रहा है और वो इट कैन एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स so that the ब्लॉक या स्टोन विल मूव इन द सर्कल। उस वजह से स्टोन जो है वो सर्कल में मूव कर पा रहा है। अगर सोचो कि इसी की जगह मैं आपसे बोलता कि ऐसी भाई एक रिंग है, ये पहला एग्जांपल, और समझते हैं दूसरा एग्जांपल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नए प्रकार का फोर्स नहीं है बच्चों, ये वही पुराने फोर्स है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट वो ऐसे एक्ट करते हैं कि सेंट्रीपिटल के जैसे लगते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। तो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है वो अंदर की तरफ सर्कल में घूमने लगता है। जैसे अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि ये एक बच्चों रिंग है, रिंग रिंग इस रिंग में आप ऐसे बीड लगा दो, बीड मतलब छोटा सा मोती होता है ना, मोती या फिर छल्ला मान लो, तो रिंग के ऊपर लगा है और इसको आप रफ्तार दे दो, तो ये रिंग जो है, ये जो छोटी सी बीड है, ये किसके ऊपर घूमने लगेगी बच्चों, बीड जो मोती है या फिर जो एक छल्ला है, तो ये इस रिंग के ऊपर घूमने लगेगी इस तरीके से। अच्छा, रिंग के ऊपर घूमने लगेगी तो अगर वो सर्कल कर रही है तो इसका मतलब इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे वो फोर्स कौन दे रहा है, नॉर्मल 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 रिएक्शन जो है रिंग और बीड के बीच का, वो सेंटर की तरफ लग रहा है। कहीं पे भी ये बीड होगी तो ऐसे फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, तभी ये बीड जो है वो सर्कुलर मोशन कर पा रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नए प्रकार का फोर्स मत समझिए आपकी कोई नया फोर्स नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक कॉन्सेप्ट है
कि वो फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए तभी पार्टिकल क्या कर सकता है, सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कोई दूसरा फोर्स करता है, वो एक्ट करता है सेंट्रीपिटल की तरह जो सेंटर पे लगना चाहिए ताकि पार्टिकल को गोल गोल घुमा पाए। और वो फोर्सेस पुराने ही फोर्सेस है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन, या फिर हम टेंशन की बात करें, या फिर तीसरे एग्जांपल की बात करूं मैं, तो आपने एक स्प्रिंग लगा दी, स्प्रिंग को एक हिंज से वो कर दिया और इसमें ब्लॉक कर दिया और इस ब्लॉक को ऐसे घुमा दिया, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ये स्प्रिंग फोर्स किसकी तरह बिहेव करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। यहाँ पे नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। यहाँ पे और अगर एग्जांपल की बात करें तो कोई कमी नहीं एग्जांपल्स की। आप देखो सन है, सन के चारों ओर कौन घूम रहा है बच्चों, अर्थ घूम रही है। तो अर्थ को सर्कल कराने के लिए कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल दे रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो अर्थ कभी भी सन के चक्कर लगाता ही नहीं, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि सेंट्रीपिटल कोई नए प्रकार का फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल की तरह हमारे पुराने फोर्सेस जब एक्ट करते हैं यानी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो फिर उसको सर्कल में घुमाना चालू कर देते हैं वो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो न्यूक्लियस देखो बच्चों। तो आपको पता है न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो जेड होते हैं, एटॉमिक नंबर आपको पता होगा। तो जेड ई ये पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं तो 12th में तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, कूलम्स लॉ है ना। तो इस तरीके से आपका कौन सा इसमें सेंट्रीपिटल का काम कौन करता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे जाओगे जब हम 12th में जाएंगे बच्चों, तो वहां हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखें जैसे अंदर की तरफ, और आप एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे दो, वेलोसिटी दे दो वी क्यू को, तो आप देखोगे ये चक्कर लगाने लगता है, सर्कल करने लगता है। सर्कल करता है इसका मतलब सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, तो यहाँ पे वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज बिहेविंग लाइक व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। वहां पे जाएंगे हम नेक्स्ट ईयर में जब 12th में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैग्नेटिज्म में ये कैसे काम करता है और वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम मैग्नेटिक फोर्स करता है। देखें स्टूडेंट, ये एग्जांपल्स बताने का मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नए प्रकार का फोर्स नहीं है, ये पुराना ही फोर्स है। जब वो टुवर्ड्स द सेंटर या परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लगाता है तो फिर वो सर्कल, पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूमने लगता है ना। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप यहाँ पे लिख लो, देख लो कि अगर मैं बोलूं कि भाई आपका एक कर्व ट्रैक है जिसमें कार चल रही है, तो कार मुड़ेगी, तो कार कैसे मुड़ेगी बच्चों, कैसे टर्न लेगी, तो वहां पे जो सेंटर की तरफ, इस कर्व्ड पाथ पे जो सेंटर की तरफ हमें क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल चाहिए, वो फ्रिक्शन लगाता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिहेव करता है ताकि आप उसमें स्लिप ना करें। तो फ्रिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो देखो कार को मोड़ने में भी फ्रिक्शन का हाथ होता है ताकि वो सेंट्रीपिटल की तरह लग पाए और कार और रोड की सरफेस को साथ में रख पाए और आपकी कार आराम से टर्न ले पाए। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंट्रीपिटल कोई नए प्रकार का फोर्स नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कई सारे फोर्स एक्ट करते हैं जब, जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, जब वो उसकी तरह एक्ट करना चालू कर देते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर लगना चालू करते हैं या परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी लगना चालू होते हैं, तो फिर कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमना चालू कर देता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्लियर होगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। तो देखिए बच्चों, जो हमने अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का समझा है उसको एक बार यहाँ पे डिफाइन करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, अ पार्टिकल moving in a circular motion, must required a force which always act towards the center of circular, तो ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, जिसमें बच्चों वो पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है ना।
and acted and acted such that such that such that particle particle can change particle can change its direction its direction and this force is called as this force is called as centripetal फोर्स। तो इसी फोर्स को हम बच्चों क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो आप समझ गए, और सेंट्रीपिटल फोर्स एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको समझ में आ गया। कोई दूसरा फोर्स होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करने लगता है तो पार्टिकल फिर कैसा घूमने लगता है बच्चों, सर्कल में। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज और समझें कि जैसे मान लीजिए कि हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, ऐसी मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऐसा समझो आप। जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हो। तो मान लीजिए कि एक पत्थर है जो m मास का है, स्टोन है, उसको आप ऐसे सर्कल में घुमा रहे हो, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सर्कल में हम घुमा सकते हैं, इसको रोटेट करेंगे तो जो टेंशन होगा बच्चों वो किसकी तरह एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो अगर हम इस क्वेश्चन में अगर बोला जाए आपसे कि टेंशन फाइंड आउट करो, तो आपको ये समझ में आता है कि भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है बच्चों, ये समझना जरूरी है। वो तो दो तरीके कौन से हैं ये आप समझे पहले। तो पहला तरीका ये है उसको सॉल्व करने का कि आप ग्राउंड फ्रेम में करें। ग्राउंड फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम से आप सारे सवाल, ग्राउंड फ्रेम में आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो ग्राउंड फ्रेम में जो आपका पार्टिकल है, m मास का एफबीडी आप बनाओ। तो m मास का जो एफबीडी है बच्चों, उसको एक अंदर की तरफ फोर्स चाहिए जो टेंशन दे रहा है। और अगर ये पार्टिकल सर्कल कर रहा है और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v है, तो आपको पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो टेंशन दे रहा है। तो टेंशन इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स इन ग्राउंड फ्रेम सो दैट पार्टिकल कैन मूव इन अ सर्कल, इसलिए पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चों, mv स्क्वायर बाई आर, या इसकी हम लेंथ लें l तो mv स्क्वायर बाई l, तो ये mv स्क्वायर बाई l उसकी लेंथ हो जाएगी। या फिर अब अगर हमें ओमेगा दिया जाए तो हम उसको लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर इंटू l, यानी टेंशन की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, mv स्क्वायर बाई l या फिर m ओमेगा स्क्वायर इंटू l, है ना। तो जो भी दिया गया उसमें आप सॉल्व कर लो सवाल। तो ये टेंशन की वैल्यू, तो ये एक तरीका, एक अप्रोच है इस सवाल को सॉल्व करने का। कौन से फ्रेम से बच्चों, इनर्शियल फ्रेम से, है ना। लेकिन एक दूसरा तरीका देखो आप, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है, आप पार्टिकल पे बैठ जाओगे तो पार्टिकल एक्सेलरेशन है टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ये तो चक्कर काट रहा है ना। तो आप पार्टिकल के फ्रेम में चले जाओ, पार्टिकल्स फ्रेम या ब्लॉक के फ्रेम में चले जाओ। तो अगर जब आप उसी पे बैठ जाएंगे तो आत्मा बनकर आप इस पार्टिकल में घुस जाएं, तो आप पार्टिकल पे ही बैठ गए, तो पार्टिकल आपके लिए कैसा हो जाएगा बच्चों, रेस्ट। अच्छा, ये जो पार्टिकल का फ्रेम है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है, इसलिए ये कौन सा फ्रेम हो गया है बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये वाला कौन सा फ्रेम था, तो ये आपका इनर्शियल फ्रेम था, है ना। ये बात आपको क्लियर समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप पार्टिकल के बारे में सोचते हैं, तो अगर आप पार्टिकल पे ही बैठ गए हो तो जिस भी चीज पे आप बैठ जाते हो वो चीज तो रेस्ट पे आ जाती है बच्चों, ये तो आपको पता है ना। जिस भी पार्टिकल पे आप बैठ जाते हो वो चीज तो रेस्ट पे आ जाती है। तो अगर हम इसके रेस्पेक्ट में एफबीडी बनाएं पार्टिकल के फ्रेम में, तो एक फोर्स टेंशन तो लग ही रहा है, वो तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए यहां पे आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों, सूडो। और किसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे, जो पार्टिकल का, जिस फ्रेम में आप बैठे हो, तो पार्टिकल में बैठे हो ना, तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, तो ग्राउंड फ्रेम में पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है बच्चों, सेंट्रीपिटल, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये वाला जो सूडो फोर्स है ये कैसा लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो फोर्स लगेगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, mv स्क्वायर बाई आर, या फिर या l, क्योंकि l रेडियस है,
या फिर m ओमेगा स्क्वायर एल। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे है तो ये जो रेडियल डायरेक्शन में आपका जो वो है बच्चों फोर्सेस है उनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा तो यहां से टेंशन की वैल्यू कितनी आई, एम वी स्क्वायर अपॉन एल या फिर एम एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो देखो यहां से वही आंसर आएगा। भाई तरीके अलग अलग हैं दोनों को सॉल्व करने का, बट आंसर तो सेम आएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये समझना है बच्चों कि आप सारे सवाल सर्कुलर मोशन के, यहाँ पे आपको ज्यादा अंतर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बड़े सवाल जब होते हैं तो कई बार ग्राउंड फ्रेम से करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, कैलकुलेशन ज्यादा लगती है वहां। लेकिन अगर हम पार्टिकल के फ्रेम में चले जाएं और ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि हम पार्टिकल पे बैठ जाएंगे तो पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, तो जो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है उसको बना लो, और क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है तो उसके एक्सेलरेशन की वजह से एक सूडो लगेगा जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगाना है। तो अवे फ्रॉम द सेंटर आप एमएसी लगा दो, पार्टिकल को रेस्ट पे ले लो, फोर्सेस बैलेंस कर लो इन रेडियल डायरेक्शन। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखें। अच्छा ये भी हो सकता है कि बच्चों जो पार्टिकल है यहाँ पे आपके आंसर क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करोगे तो कई बार अच्छे बड़े सवालों में आपको जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा उसका, तो आसानी से आप कर पाओगे। और ये जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगाया है तो ये सूडो फोर्स ही, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में लग रहा है, लेकिन ये जो अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स लगाया है इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बच्चों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी समझ में नहीं आता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है इसलिए सेंट्रीफ्यूगल बोल रहे हैं, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है ये एक्चुअली में सूडो फोर्स है। तो आप बोलोगे सर कि इसका नाम क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया, जब ये सूडो था ही और हम सूडो बोलते भी थे, तो फिर इसको सेंट्रीफ्यूगल देने का मतलब क्या था। अब देखो इसका भी कारण है कि इसको अलग नाम क्यों दिया गया सेंट्रीफ्यूगल। उसका कारण ये है बच्चों की जरूरी तो नहीं है कि कोई भी पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हो, वो तो ये भी कर सकता है ना कि उसकी रफ्तार बढ़ भी सकती है, तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और घूमने की वजह से रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा, ए आर, या जिसको हम सेंट्रीपिटल बोल रहे हैं। तो अगर आप पार्टिकल के फ्रेम में चले गए, पार्टिकल्स के फ्रेम में अब आप जाके अगर बनाएंगे डायरेक्शन पार्टिकल्स फ्रेम, तो यहां पे अब आपको दो सूडो लेने पड़ेंगे बच्चों, एक एटी के अपोजिट में और एक ए आर के अपोजिट में। देखो यानी इसका जो नेट एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट में आपका सूडो फोर्स होना चाहिए। तो जो नेट सूडो फोर्स है, नेट सूडो फोर्स किसी भी कंडीशन में नेट सूडो फोर्स, उसका एक्चुअली में दो कंपोनेंट है, एक टेंजेंशियल वाला और एक रेडियल वाला जो अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन लगा रहे हैं ना। तो ये जो रेडियल वाला है इसको सेंट्रीफ्यूगल कहा गया है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा गया है। यानी कि जो हम ये सूडो ले रहे हैं ये नेट सूडो का एक कंपोनेंट है, ये पूरा नेट सूडो फोर्स नहीं है, इसलिए सूडो फोर्स का ये एक कंपोनेंट है, ये पार्शियल सूडो फोर्स है, यानी ये रेडियल कंपोनेंट का सूडो फोर्स है, इसलिए इसको अलग नाम दिया गया और उसको क्या बोला गया बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसलिए अलग नाम दिया गया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप ऐसे समझें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऐसा लिख लो, इज द सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सूडो फोर्स है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स, या फिर रेडियल डायरेक्शन में ये फोर्स, रेडियल फोर्स का ये कंपोनेंट है, सूडो है, ये बात आप समझे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का या रेडियल एक्सेलरेशन का या रेडियल फोर्स का सेंट्रीपिटल फोर्स का सूडो फोर्स है, उसको सेंट्रीफ्यूगल बोला गया, नेट सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल नहीं बोला गया है। तो ये बात हमेशा याद रखना बच्चों। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि आगे जब हम सवाल करने जाएंगे सर्कुलर मोशन के, तो एक टेक्निक है सवालों को आसानी से सॉल्व करने की। वो टेक्निक क्या है कि हमेशा आप ऐसा करें कि पार्टिकल में बैठ जाएं और सेंट्रीफ्यूगल लगा लें, सेंट्रीफ्यूगल लगा लिया करो, और रेडियल डायरेक्शन में आप नेट फोर्स जीरो कर दिया करो, क्योंकि आप पार्टिकल पे ही बैठ गए और सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया है। तो रेडियल डायरेक्शन में आप हमेशा क्या कर दिया करें बच्चों, आपको नेट जो रेडियल डायरेक्शन में उसमें नेट फोर्स जीरो कर दो और फोर्स की बैलेंसिंग कर लो। जबकि ए टेंजेंशियल वाले को सूडो से मत करो, उसमें ज्यादा कठिन पड़ेगा आपको।
ए टेंजेंशियल वाले को आप नॉर्मली मेथड से सॉल्व करो ग्राउंड फ्रेम में बैठकर। यानी कि आपको जब सवाल करने हैं सर्कुलर मोशन के, देखो आप पूरा सवाल ग्राउंड फ्रेम में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सवाल आप चाहे तो पार्टिकल के फ्रेम में कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सर्कुलर मोशन का सवाल आसान आपको तब लगेगा जब इनका आप अच्छे तरीके से यूज करोगे। यानी आप क्या करो कि जो रेडियल डायरेक्शन में है वहां पे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा लो, और रेडियल डायरेक्शन में आप क्या करो बच्चों, तो हमेशा याद रखना कि पार्टिकल को सॉल्व करने के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि मेक द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेक करो बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन, तो रेडियल डायरेक्शन में आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बना लो एंड अप्लाई नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। और रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो अप्लाई कर दो, मतलब सिर्फ फोर्स की बैलेंसिंग कर लो हमेशा। जब क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पे आए तो आप नॉन इनिशियल फ्रेम पे बैठ गए, और जो ए टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट है उसको सॉल्व करो इन ग्राउंड फ्रेम। तो सॉल्व द फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इन ग्राउंड फ्रेम, उसको ग्राउंड फ्रेम में करो। तो ये हमेशा आपको आसान रहेगा सॉल्व करना, है ना। अभी क्वेश्चंस के थ्रू भी हम समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप पूरा सवाल चाहे तो ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हो, चाहो तो पार्टिकल के फ्रेम में भी कर सकते हो, लेकिन उन दोनों केस में जो मैं आपको बता रहा हूं उससे टफ होता है वो न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल को आसान करना है तो रेडियल डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओ और नेट फोर्स जो है वो जीरो कर लो, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में जो भी फोर्स है इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लो। तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो आई होप समझ में आया होगा, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो नाम हमने अलग से क्यों दिया हुआ है ना। क्योंकि वो सूडो फोर्स नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि सूडो फोर्स का मतलब नेट सूडो फोर्स हो गया, जबकि वो नेट सूडो फोर्स नहीं है, वो सूडो फोर्स है सिर्फ सेंट्रीपिटल का या रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स का, है ना। वो आपका नेट सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट है, इसलिए उसको अलग नाम दिया गया और उसको बोला गया सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। इसलिए अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है क्योंकि सेंट्रीपिटल जो है वो हमेशा टूवर्ड्स लगता है। तो पार्टिकल में बैठ जाओगे तो रेडियल डायरेक्शन में हमेशा सेंट्रीफ्यूगल आपको अवे फ्रॉम द सेंटर लगाना पड़ेगा, इसलिए उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो आई होप आपको। तो देखें बच्चों, इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक भाई ये एक्सिस है, एक्सिस के अराउंड आप ओमेगा से घुमा रहे हो पार्टिकल्स को 2 रेडियन पर सेकंड से, और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लगा के रखी है, और यहाँ पे बच्चों ब्लॉक लगा दिया है 2 kg का जो कि इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया है 5 kg का, इसको भी आप एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो। तो बच्चों आपको ओमेगा की वैल्यू दे दी है उसने, है ना। और ये बोला गया है ये जो दूरी है 2 kg की ये 2 मीटर है, और यहां से 2 kg और 5 kg ब्लॉक के बीच में जो दूरी है वो 1 मीटर है, 1 मीटर है लेट सपोज, है ना। तो इस तरीके से आपको बोला गया है। अब इसमें आपसे ये बोला गया है कि जो दो रोप्स हैं उनमें क्या टेंशन है, तो फाइंड टेंशन इन रोप्स, फाइंड टेंशन इन रोप्स। तो इन रोप्स में आपको टेंशन फाइंड करना है, ये सवाल है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। आप तो जहां पे पार्टिकल है पार्टिकल पे जाओ और पार्टिकल में ही बैठ जाओ। इस रोप में टेंशन जो है वो T1 मान लो, इस पार्टिकल में बैठ गए तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल लगा लो, पार्टिकल पे नेट फोर्स रेडियल डायरेक्शन में क्या कर लो बच्चों, जीरो लिख लो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, एम उसका 5 है इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्टेंस। तो ओमेगा स्क्वायर है वो 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 + 1 ये हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 20 इंटू 3, तो ये हो गया 60 न्यूटन। तो क्योंकि एफ नेट जीरो है तो टेंशन T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो टेंशन T1 की वैल्यू आ गई 60 न्यूटन। फिर उसके बाद आपको 2 kg पे देखना है, तो यहाँ पे टेंशन T2 ले लो। T1 ऐसे लग रहा है घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे लग रहा है क्योंकि आप 2 kg पे ही बैठ गए हो। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कितना लगेगा बच्चों, मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू है बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस, तो वो है 2, तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स देखिए
तो 4 इंटू 4 16, तो 16 प्लस T1 के बराबर है, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कर लो, क्योंकि हम सेंट्रीफ्यूगल लगा चुके हैं। तो अगर यहाँ पे आप लगाएंगे तो T2 की वैल्यू जो है वो T1 प्लस 16 हो जाएगी। T1 की वैल्यू आपकी 60 थी और T2 की वैल्यू जो 16 है, तो ये आ जाएगा 76 न्यूटन। तो दोनों रूप में आपकी टेंशन आ गई। बहुत बेसिक सवाल, तो समझाने के लिए कि आपको सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है रेडियल डायरेक्शन में, तो ये मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं है कि आप इसको ग्राउंड फ्रेम में नहीं कर सकते, उसमें भी कर सकते हो, बट फिर उससे भी कर आप चाहें तो निकाल सकते हैं ना। बाकी मैंने बता दिया, ये आसान तरीका होता है सॉल्व करने का, इसलिए इस तरीके से सॉल्व किया करें। तो रेडियल डायरेक्शन में हमेशा सेंट्रीफ्यूगल लगा लिया करें और वहां पे नेट फोर्स जीरो कर लिया करें, तो सिर्फ आपको फोर्स बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सलेशन होता तो हम फिर उसको ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करते हैं ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए स्टूडेंट, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, कि मान लीजिए कि आपका एक स्ट्रिंग है, ऊपर वॉल से हैंग है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को आपने वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, और इस पार्टिकल का मास जो है वो 2 kg है, और ये जो स्ट्रिंग है वो 2 मीटर लेंथ की है, ऐसा बोला गया। तो आपको बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसको भी आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, जल्दी से। आप सबसे पहले तो यहाँ पे फोर्सेस बना लें, तो टेंशन का ये एफबीडी बनेगा। इसी पार्टिकल पे बैठ जाओ तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल लग जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r, क्योंकि वेलोसिटी पता है ना, ओमेगा नहीं पता, तो ओमेगा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जहां वेलोसिटी पता है वहां वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जहां ओमेगा पता है वहां ओमेगा वाला लगाएंगे। तो m है 2 इंटू वी स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100, इंटू आर, आर मतलब वो रेडियस, तो इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो वो हो जाएगा 2 मीटर। तो ये आ गया 100 न्यूटन। और इसका जो वो है वेट, वो भी तो 20 नीचे लगेगा ना बच्चों। अब रेडियल डायरेक्शन में आप नेट फोर्स क्या कर लो, जीरो, तो बैलेंसिंग ही तो करनी है। तो बैलेंसिंग कर लो, तो टेंशन इज इक्वल्स टू 100 प्लस mg दैट इज 20। तो टेंशन की वैल्यू आ गई 120 न्यूटन। तो देखो सिंपली से इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर बोल दिया कि भाई ऐसी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, स्ट्रिंग से लगी हुई है, 2 मीटर की है। तो मान लीजिए कि किसी समय वर्टिकल से वो 53 डिग्री पे बॉल है, और बॉल की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, स्पीड है, वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा उन्होंने बोला। और यहाँ पर इस केस में फिर आपसे पूछा जा रहा है कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी, और ये वही इसका मास जो है वो 2 kg का है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, एफबीडी बना लें आप। तो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी बच्चों, नीचे क्या होगा, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तो क्योंकि ये रेडियस है ना, ये सेंटर मानोगे इस सर्कल, ये जो ऐसे सर्कल के में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा सर्कुलर आर्क में, तो ये सर्कल माना जाएगा। तो रेडियस के मतलब सेंटर के अवे लगता है ना सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल लगा लो। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाएगा, mv²/2 है ना। आर लिखेंगे, आर रेडियस जो है वो 2 की तरह है, तो 2 इंटू 100/r2, तो ये तो 100 ही आएगा। अब इस डायरेक्शन में, क्योंकि टेंशन को बैलेंस करना है, रेडियल डायरेक्शन में हमें बैलेंसिंग लगानी है बच्चों। तो रेडियल डायरेक्शन में हम बैलेंसिंग लगा सकते हैं। तो रेडियल डायरेक्शन में बैलेंसिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस 20 का ये वाला कंपोनेंट देखना पड़ेगा। तो अगर ये एंगल 53 है तो ये एंगल भी 53 होगी। तो ये हो जाएगा 20 cos 53। cos 53 की वैल्यू होती है बच्चों 3/5, तो ये हो जाएगा 12 है ना। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 12 न्यूटन। यानी अब यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करो, तो जीरो करोगे तो टेंशन की वैल्यू जो है वो 100 प्लस 12 हो जाएगी। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 112 न्यूटन। तो ये बच्चों आपका आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा क्वेश्चन।